हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। जी हाँ, आज का हमारा लेक्चर इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज इन ऑपरेशंस पार्ट 3। मतलब अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक की बातें की थी और क्वाड्रेटिक हमारा आधा अधूरा छूट सा गया था। आज पहले उसे कंप्लीट करेंगे और फिर आने वाली चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा आप सभी जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको पता होगा कि आपको हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो, मतलब कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस मिलते हैं जहां पे आपको डिटेल में इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स के साथ हर टॉपिक को समझाया जाता है। नॉट जस्ट दैट, जब भी हम कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक कर रहे होते हैं तो उसकी डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, और उन डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशन के अलावा हम इंश्योर करते हैं कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो ओवरऑल डीपीपीज, पीवाईक्यूज और इन सब के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि हम मिनिमम हर चैप्टर पर 500 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीवाईक्यूज पिछले 20 सालों के हम क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इन एग्जाम्स को समझ सकें, इन एग्जाम्स के पैटर्न्स को समझ सकें और अपनी स्ट्रैटेजी को और बिल्ड कर पाएं। नॉट जस्ट दैट, हमें पता है कि हम वीकली टेस्ट पेपर के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल इस चैप्टर पर कैसी कमांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको वक्त वक्त पर अलग अलग लाइव लेक्चर्स के थ्रू, अलग अलग शॉर्ट्स के थ्रू गाइडेंस मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, इसके लिए ऐसा किया जा सकता है। जो भी आपकी जनरल क्वेरीज या कंसर्न्स होते हैं उन्हें भी टाइमली एड्रेस किया जाता है इन सब चीज़ों के थ्रू। एंड येस, वन शॉर्ट रिवीजन, तो हर चैप्टर के कंप्लीशन पर उस चैप्टर का पूरा एक वन शॉर्ट रिवीजन भी क्रिएट किया जाता है जिसमें आप उसको पूरा एक साथ पढ़ सकते हैं और उसे पूरा एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, वन मोर थिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी आपको एक पूरी ओवरऑल टेस्ट सीरीज भी मिलती है जिसके थ्रू आप अपनी जेईई की एक्चुअल तैयारी को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको किन सेक्शन पर कैसे काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपको कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के प्रोवाइड करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम सीधे आते हैं हमारे पॉइंट पर, हमारे मुद्दे की बात पर। और अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की थी। जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ फिर हम रिवर्ट करेंगे ग्राफ्स पर। तो क्या आपको याद है हमने क्वाड्रेटिक के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की थी कि हमें पहले तो ये याद था कि सर एक क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब इसको आप एक इक्वल साइन के साथ जीरो से इक्वेट कर देते हो। और वो सारी वैल्यूज़, यानी रादर हमें इस क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम दो ही वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अल्फा और बीटा ये दो रूट्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें याद हैं। हमने एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सीखी है जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक आई एम वेरी श्योर सीख ली होगी। इस बार हम डिबेट नहीं करेंगे इस बात पे। और उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से आता भी है कि वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं और रूट्स निकालते हैं। इसके अलावा एक और आपने स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला सीखा होगा जिसे कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या आप सभी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है? आई एम वेरी श्योर सबको याद है। फिर भी अगर नहीं याद है तो जल्दी से देखते हैं। अगर कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लिक नहीं होती, मतलब कि सर कैसे सोचे कि वो कैसे क्या काम करेगा, मतलब उसको स्प्लिट करें फिर ऐसे सोचे कि इनका सम वो प्रोडक्ट इक्वल हो, या कई बार आप नहीं निकाल पाते, तो जब ये काम नहीं कर रहा होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली इंट्यूटिव अप्रोच काम नहीं कर रही होती है, तो हम उसको कैसे सोचते हैं या सीधा सीधा कोई स्टैंडर्ड तरीका है? बिल्कुल है। श्रीधराचार्य ने एक सीधा सीधा फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला सीधा सीधा ये है कि आपको अगर यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो आप x को लिखोगे। x यानी क्या? x यानी सर रूट्स यानी क्या? रूट्स यानी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा आर गिवन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, आई होप ये सब आपने सीख रखा है, अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो यू पुट दिस लाइक दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज हाउ श्रीधराचार्य सजेस्टेड कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के निकाल सकते हो। पर इस फॉर्मूले के साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, इस फॉर्मूले का वो एडवांटेज है। और इस फॉर्मूले का ये एडवांटेज है कि सर देखो, हम उन रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। क्या थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जा सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनरी नंबर्स की तरफ ले जा सकता हूँ? चलो जल्दी से हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें याद है, जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, मैं अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करूँ जो है x² + 1 = 0,
तो अब बात समझो, आप कुछ ऐसा कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि सर कोई वैल्यू है और चूंकि वो एक्स स्क्वायर है मतलब वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। डू गेट माई पॉइंट? वर्स्ट केस में क्या होगी, जीरो या फिर पॉजिटिव। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है। नॉन नेगेटिव मतलब या तो ये जीरो है या जीरो से बड़ी है, मतलब या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू में सर जब आप टेक्निकली वन ऐड करेंगे, जब आप मैथमेटिकली जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू में, मतलब एक्स स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, वन। क्योंकि अगर ये एक्स नेगेटिव भी होता तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर क्या होने लगता, पॉजिटिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी जीरो, और जैसे ही जीरो में आप वन ऐड करोगे तो यहाँ पे मुझे जीरो नहीं मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इसका सोल्यूशन अगर मैं ढूंढना चाहूं सो रियल टर्म्स में, रियल नंबर्स पर, तो इसको फिगर आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आप ढूंढ रहे हो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर एक नेगेटिव नंबर आता है। सर हमने तो तीन तरह की बातें सीखी हैं, मतलब या तो कोई नंबर होता है नेगेटिव जिसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, या फिर कोई नंबर होता है जीरो जिसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो, या फिर कोई नंबर होता है पॉजिटिव जिसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो टेक्निकली किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है, जीरो होता है। तो सर ये आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कह कैसे रहे हो कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है मतलब -1 है। मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स पर इस तरह के नंबर्स को इमेजिन करना मुश्किल हुआ। तो व्हाट दे केम अप विथ, इन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि x एक नंबर है जो कि अंडर रूट है -1 का। सो इनडायरेक्टली आप नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता। मतलब टेक्निकली एक ऐसा नंबर सोच पाना इम्पॉसिबल है जिसका स्क्वायर -1 होगा, क्योंकि स्क्वायर्स या तो जीरो होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। जब पावर इवन हो तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। सो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स के स्केल पर तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को हमने इमेजिनरी नंबर के स्केल पर इमेजिन करना शुरू किया, और हम इसे डिनोट करते हैं आयोटा से। दिस इज नॉट आई, ये एक ग्रीक वर्ड है, अगेन ग्रीक लेटर है, और इसे डिनोट किया जाता है आयोटा से। सो ये -1 का जो अंडर रूट होता है दैट इज डिनोटेड बाय आयोटा। वेल इतनी डिटेल्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम इस आयोटा की अलग अलग बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मेरा कंसर्न ये था कि जब मैं आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये हुई कि क्या सर ये ज़रूरी है, क्या सर ये ज़रूरी है कि ये जो आपने लिखा है b² - 4ac ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो? क्या ऐसा ज़रूरी है? आप सोच के बताइए। डिड यू गेट माई क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मेरी प्रॉब्लम यह है कि सर ज़रूरी तो नहीं है ना, ये तो मैथ्स है। तो मैथ्स में तो नंबर्स ऐसे एडजस्ट हो सकते हैं ना कि b, a और c कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले लें कि b² - 4ac नेगेटिव हो जाए। और तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ रही है? जैसे ही b² - 4ac नेगेटिव हुआ, अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव होते ही मुझे किन की हेल्प लेनी पड़ेगी? मुझे इस तरह के इमेजिनरी नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो आयोटा है ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ हम बढ़ने लगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से इमेजिनरी नंबर्स ये जो भी होते हैं उनके बारे में डिटेल में बातें करेंगे अंडर द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट फिलहाल के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि जब आप नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट लेने लग जाएं तो बेसिकली आप इमेजिनरी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो जाते हो, है ना। मतलब बड़ा कूल सा साउंड कर रहा होगा। इट्स लाइक वो आपने एंटमैन की मूवी देखी होगी, है ना, और डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होंगी, ये अलग अलग से वर्ल्ड और ये सब चीज़ें। तो बेसिक सा पॉइंट है कि जब इन्होंने भी इमेजिन करना शुरू किया, मतलब मैथमेटिशियंस ने भी जब चीज़ें इमेजिन करना शुरू की तो उनको ऐसा कुछ नीड रियलाइज़ हुई कि -1 का भी तो अंडर रूट लिया जा सकता है। तो रियल नंबर्स पे तो उसको प्लॉट करना मुश्किल था कि सर -1 का अंडर रूट कैसे पॉसिबल है। पर उन्होंने सोचा कि चलो इसके लिए एक नया वर्ल्ड ही बना देते, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना देते जहाँ पर हम इसको सोच रहे होंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही है। जैसे मिरर डायमेंशन होता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज़ में, ऐसा कुछ। तो फिलहाल उन्होंने सोचा कि चलो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं, और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में उन्होंने आयोटा जैसी कोई चीज़ डिस्कवर की और उसके थ्रू नंबर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। एंड यकीन करो, पीपल माइट हैव थॉट इट अ फुलिश आइडिया कि सर ये कर क्या रहे हो, मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा कि -1 का अंडर रूट लेके होना क्या है। मतलब क्यों इस बात को, इस थॉट को फीड कर रहे हो, मतलब इस बात से फायदा क्या होना है, इससे आगे जाके आप कर क्या पाओगे, अचीव क्या कर पाओगे। बट बिलीव मी, ये जो फुलिश थॉट्स थे ना जिनको लोगों ने फीड किया, जिनके ऊपर और डिस्कवरीज हुई और जिनके थ्रू नई नई चीज़ हुई, इन्होंने नॉट जस्ट मैथमेटिक्स बस एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स तक को हेल्प की। तो आप यकीन करिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरीज है जिन्होंने मैथ्स को, ना सिर्फ मैथ्स को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए, बट लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में इतने सारे डेवलपमेंट्स ऐड किए, इतनी सारी चीज़ें ऐड की कि इन्होंने वहाँ तक हमें बहुत हेल्प की। कैन यू बिलीव दैट? माई पॉइंट इज,
कि थॉट कैसा भी हो उसे अच्छे से स्टडी करके एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे कि ये एक थॉट किसी साइंटिस्ट को आया कि -1 का भी तो अंडर रूट निकाल सकते हैं। खैर बात हमारी इतनी सी है कि b² - 4ac पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ हम इमेजिनरी वर्ल्ड यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। खैर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस हमारा मसला ये है कि सब कुछ b² - 4ac पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा सर? क्योंकि -b तो बहुत सॉर्टेड सी चीज़ है, 2a बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव हुआ तो चीज़ें बदलेंगी। मतलब इसका पॉजिटिव होना जायज़ है, इसका जीरो होना तक जायज़ है, बट जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो ये बड़ा इलेजिटिमेट सा सिनेरियो हो जाएगा कि हम कैसे वर्कआउट करेंगे इसे। तो अगेन उसको वर्कआउट करने के लिए हमारे पास आयोटा है, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे। बट फिलहाल के लिए आप बस इसे ऐसे समझ लीजिए कि सर ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल D and this D defines a lot. This D tells you a lot about the roots, about the nature of the roots. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब जब आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट सर या तो क्या होगा ग्रेटर देन 0, या फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल टू 0, या फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। और सोच के देखो अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव अपॉन समथिंग पॉजिटिव, मतलब जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है कुछ ना कुछ एक रियल नंबर आ जाएगा। और प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से एक अलग वैल्यू हो जाएगी और माइनस की वजह से एक अलग वैल्यू हो जाएगी। मतलब मेरा ये कहना है कि जब जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स आएंगे, जो अल्फा और बीटा आएंगे, वो अल्फा और बीटा कैसे होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे रियल, वो होंगे रियल नंबर्स, है ना। और एक और बात, ये अल्फा और बीटा होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट, वो होंगे डिफरेंट, वो होंगे अलग। आई एम नॉट श्योर कि मैंने डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग सही लिखी या नहीं, डिस्टिंक्ट होता है वो, तो एन मैंने गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो आप ठीक कर लीजिएगा। मैं इसको एक सिंपल से वर्ड से डिफाइन कर देता हूँ, ये होंगे डिफरेंट, है ना। मतलब डिस्टिंक्ट भी सही वर्ड है पर आप उसको लिख सकते हो डिफरेंट। तो जब जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जो अल्फा और बीटा है, यानी जो नेचर ऑफ द रूट्स है, यानी अल्फा और बीटा का बिहेवियर कैसा होगा, कैसे होंगे, तो ये दोनों पहले या तो रियल होंगे और ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि प्लस एक अलग नंबर जनरेट करेगा, माइनस एक अलग नंबर जनरेट करेगा। बट सोच के देखो क्लास, अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो जाती तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाता, तो -b में जब प्लस माइनस 0 करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका रूट क्या हो जाता है, आपका रूट सिर्फ इतना सा रहता है -b/2a। आपको बात समझ आई? और जैसे ही -b/2a आपका रूट होता तो आपके कितने रूट हो जाते हैं, सिर्फ एक। अच्छा -b/2a कोई नंबर तो होगा ही होगा और कोई रियल नंबर ही होगा। तो मैं कहूँगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब सर अल्फा और बीटा पहली बात रियल तो होंगे, लेकिन इस बार रूट्स अलग अलग नहीं होंगे, इस बार रूट्स डिस्टिंक्ट या डिफरेंट नहीं होंगे। इस बार रूट्स कैसे होंगे, इस बार रूट्स सेम होंगे, इस बार रूट्स एक जैसे होंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत स्मूथली क्लियर हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि हमारे पास एक और चीज़ है कि मान लेते हैं सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा b² - 4ac ये नेगेटिव हुआ। मतलब आप रख रहे हो सर -b प्लस माइनस एक नेगेटिव वैल्यू अपॉन 2a। तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम क्या होगी, एक नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसको एक्नॉलेज करने के लिए हमें कौन से वर्ल्ड में आना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले वर्ल्ड में। मतलब हमें इमेजिनरी नंबर से डील करना पड़ेगा। तो देयर कम्स इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी नंबर्स। तो अब जो रूट्स आएंगे, अब जो रूट्स आएंगे कब, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। मतलब रूट्स कैसे होंगे भाई, रूट्स पहली बात तो होंगे इमेजिनरी, और इस बार भी रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या सेम? सर ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि -b प्लस समथिंग अपॉन 2a और -b माइनस समथिंग अपॉन 2a, तो ये दोनों अलग अलग बात है ना, प्लस समथिंग और माइनस समथिंग, तो ये दोनों अलग अलग चीजें जनरेट करेंगे। तो आई विल से यस द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड द रूट्स विल बी डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द रूट्स, कि वो रूट्स कैसे बिहेव करेंगे। मतलब वो रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे तो अलग होंगे या सेम होंगे। अच्छा रूट्स होते क्या हैं, देखो रूट्स पे थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। रूट्स कैसे बनते हैं, मतलब रूट्स होते क्या हैं। देखो आपकी फंक्शन क्या है, आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है x² + bx + c। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ y = ax² + bx + c। मतलब एक अलग कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसका नाम है कोनिक सेक्शन। घबराना मत, उसके अंदर एक सब टॉपिक होता है पैराबोला, इसको सुन के तो और मत डरना। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मतलब मैं यकीन करो बच्चे पता नहीं क्यों कोनिक सेक्शन सुन के घबराते हैं। कोनिक सेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ नहीं है।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितना मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बारीकियाँ पढ़ना शुरू कर दी। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये कितने शानदार से टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर इंटिमिडेटेड बाय दीज टॉपिक्स और अदर दीज चैप्टर्स। ये चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर बहुत अच्छे से पढ़े जाएं और बहुत अच्छे से समझे जाएं। मेरा यकीन करिए आप इन्हें बहुत एंजॉय करेंगे। अभी फिलहाल हम बात पे आते हैं, हम सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब y = ax² + bx + c, मतलब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ। तो अभी बस इतना समझ लो, आप प्लीज समझ लो, मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी फिलहाल ऐसा एज अ फैक्ट याद रख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है वो होता है एक पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है भूल जाओ, आप तो बस ये समझ लो जैसे आपने लॉग का ग्राफ मेरे से एक रफ समझा था कि सर ऐसा और ऐसा बनता है, ऐसा भी थोड़ी देर में मान लो कि ऐसा बनता है। ऐसा इसलिए बनता है सर क्योंकि समझो ये होगा आपका y एक्सिस, ये होगा आपका x एक्सिस। अब आप x की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी, और जैसे उन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा, मतलब हर बार एग्जैक्ट ऐसा कर्व बने जरूरी नहीं, बट एक जनरलाइज कर्व, एक रैंडम कर्व ऐसा होता है। मतलब आप x एक्सिस पे अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो, मतलब x की वैल्यू 1 ट्राई करो, x की वैल्यू 2 ट्राई करो, 3 ट्राई करो, 0 ट्राई करो, तो y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। तो जैसे जैसे वो पॉइंट्स बनाते जाओगे वैसे वैसे उन पॉइंट्स के लोकस से, मतलब उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से एक ऐसा पैराबोला बनता है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व है ax² + bx + c का। मैं बस एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ, इससे हम बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर ये कर्व का ग्राफ बन रहा है ax² + bx + c, तो मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि मैं इससे यहाँ से इसके रूट्स प्लॉट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसके रूट्स पता कर सकता हूँ। इसके रूट्स क्या होंगे सर? रूट क्या होते हैं? रूट होता है जब ax² + bx + c किसके इक्वल हो जाए? 0 के। ax² + bx + 0 के इक्वल हो जाए, मतलब कौन 0 के इक्वल हो जाए? y 0 के इक्वल हो जाए। सर y 0 के इक्वल कब होगा? सर y 0 के इक्वल होना मतलब y एक्सिस पे आप नीचे आ गए। y 0 कब हो रहा है सर? एक बार तो y यहाँ पे 0 हो रहा है और एक बार y यहाँ पे 0 हो रहा है। देखो ना, ये x की कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? α, 0। ये भी x पे कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? β, 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात बड़ी आसान सी है साहब। रूट्स कुछ नहीं होते, रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे ये कर्व, जहां पे ये पैराबोला, या जहां पे ये ax² + bx + c x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। क्या आप मेरी लाइन समझ पा रहे हो? अरे हमने सीखा है ना, जब दो स्ट्रेट लाइंस होती है तो दो स्ट्रेट लाइंस क्या होती है? हमने वो दो स्ट्रेट लाइंस को सीखा है। तो दो स्ट्रेट लाइंस है तो अगर उनको उनका वो a1/e2 b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है तो वो यूनिक एक पॉइंट निकल के आता है जो एक यूनिक सोल्यूशन होता है, तो एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। या फिर वो दोनों लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो a1/a2 = b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। या फिर वो एक सिनेरियो आपने देखा होगा जब दो लाइंस ओवरलैपिंग होती है, मतलब वो वही लाइन होती है, तो a1/a2 b1/e2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। मेरा पॉइंट है कि जब दो स्ट्रेट लाइंस का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, आपने ऐसा किया होगा ना बचपन में, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होगी 3x + 2y = 7, और एक स्ट्रेट लाइन होगी मान लो 7x + 8y = 11। तो आप इनको सॉल्व करने जाते हो तो आपको कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पैराबोला और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो वो होंगे अल्फा और बीटा। यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट पहली बात तो 0 होता है, और वहाँ पे अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है मतलब ये एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन जाती है। मतलब ax² + bx + c x की सी वैल्यू के लिए 0 हो जा रहा है, मतलब वो अल्फा और बीटा ही तो हैं। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर इतना समझ आया तो जल्दी से हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बहुत ध्यान से। मैं इस कर्व को ही थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पैराबोला को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू, या उल्टा मैं कहूँ मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ पैराबोला या इस तरह के कर्व के थ्रू। तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि समझो बात को ध्यान से। अगर एक पैराबोला है, मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ y = ax² + bx + c, तो हमारे पास ये एक पैराबोला है। अब ये पैराबोला का नेचर, ये पैराबोला का कर्वेचर एक बात पे बहुत जरूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ये a क्या है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर सर ये a पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और सर अगर ये a नेगेटिव होता, मतलब ये जो x² का कोफिशिएंट अगर वो नेगेटिव होता तो ये एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता। मतलब ये पैराबोला एक डाउनवर्ड फेसिंग होता, ये नीचे अपना मुंह ओपन कर रहा होता, और जब ये a पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर अपना माउथ ओपन कर रहा होता है।
ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी आसान सी बात है, ऑल्दो हम इसको पैराबोला यानी कोनिक सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल बस मैं इतना कह दे रहा हूँ कि सर जब आप x की अलग अलग वैल्यू ट्राई करोगे ना तो y की ऐसी वैल्यूज आएंगी। कब? जब a पॉजिटिव है। और जब आप x की ऐसी ऐसी वैल्यू ट्राई करोगे ना जब a नेगेटिव है तो y की कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी, यानी कर्व माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये कर्व माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अगर a नेगेटिव है, और सर अगर a पॉजिटिव होता है तो ये कर्व इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मसला बड़ा सिंपल सा है सर, मसला बड़ा सॉर्टेड सा है कि सर दो सिनेरियो बनते हैं। कौन से दो सिनेरियो बनते हैं सर? प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात अब मैं कहने जा रहा हूँ। पूरा क्रक्स मतलब जितना भी क्वाड्रेटिक को लेकर अभी तक मैंने पढ़ाया उस बात को मैं फाइनली कंक्लूड करने वाला हूँ, तो उस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है भाई? बात बड़ी सिंपल सी है कि सर क्वाड्रेटिक क्या होती है भाई? क्वाड्रेटिक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। क्वाड्रेटिक होती है सर हमारी y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। आई होप यहाँ तक समझ आया। अब दो सिनेरियो, पहला सिनेरियो सर जब a जो है x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दूसरा सिनेरियो a जो है जब वो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसमें भी तीन बातें। कौन सी तीन बातें? पहली बात, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। आई होप सिखाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूले में अंडर ओवर b² माइनस 4ac, तो अंडर के अंदर जो पार्ट है b² माइनस 4ac बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर नेचर किसका, रूट्स का। मतलब अल्फा और बीटा कैसे होंगे, रियल, इमेजिनरी या इक्वल, रियल या डिस्टिंक्ट, रियल और सेम, और इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट। तो a पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, तो क्या होगा वो हम सोचेंगे। हम पता करेंगे अगर a पॉजिटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या होगा, हम सोचेंगे थोड़ा। सर अगर a पॉजिटिव रहा लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तो क्या होगा, हम वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि सर a नेगेटिव होता और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता तो क्या होता। हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि सर a नेगेटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या होगा, हम ये भी पता करेंगे। इसके अलावा हम ये और सोचेंगे कि सर a तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तब क्या होगा, हम ये भी पता करेंगे। क्या आपको सारे सिनेरियो समझ आ रहे हैं? मैं थोड़े सिनेरियो आपको विजुलाइज करवाता हूँ। क्या आपको एक छोटी सी बात याद है? बस छोटी सी बात ये याद रखो कि सर डिस्क्रिमिनेंट जब तक 0 से बड़ा होता है तो हमारे रूट्स रियल होते हैं। क्या आपको ये बात है कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अल्फा और बीटा क्या होते हैं यहाँ पर इस केस में? रियल। और रियल के साथ कैसे होते हैं क्लास? रियल के साथ वो डिफरेंट होते हैं। क्या आपको ये बात याद है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स सर रियल तो होते हैं लेकिन रियल होने के साथ क्या हो जाते हैं? सेम, मतलब रूट्स अलग नहीं होते हैं। आई होप आपको ये बात भी याद है। हमको ये बात भी याद है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि रूट्स क्या होंगे भाई? इमेजिनरी, बट येस वो कैसे होंगे? डिफरेंट। आई होप आपको ये सारी बातें याद हैं। आई थिंक सेम बातें यहाँ अप्लाई की जा सकती हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट, पर किस कॉन्टेक्स्ट में? जब a नेगेटिव है। मैं बहुत अमेजिंग सी चीज़ अभी बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं पूरा बेस क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें पता हो, क्योंकि जब मैं वो फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊंगा तो आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। इट्स लाइक हम बाहुबली में पूरा वेट करते रहे आखिर तक कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो पूरा बेस आपके लिए डायरेक्टर राजा मौली ने बना के दिया ना कि ये होता है, इसके पापा थे, इसके दादा थे, इसने इसको मारा, इसको यहाँ लेके गया, पूरी स्टोरी बिल्ड की गई, तब जाके फाइनली वो जस्टिफाई कर पाया कि हाँ कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा। मतलब एनोलॉजी बड़ी अजीब सी है, बट अजीब सी इसीलिए है क्योंकि जब आपको फाइनली कुछ बड़ा सा कंक्लूड करना होता है ना, कुछ बड़ी खास बात, तो पूरा बेस समझना होता है। तो मैं 1 सेकंड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा कंक्लूड करने वाला हूँ, पर उस इंटरेस्टिंग सी बात को कहने से पहले मैं पूरा बेस क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, इसलिए ये ऐसा है, इसलिए बाहुबली ने कटप्पा को मारा। उल्टा बोलिया, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, है ना। चलिए फिर से आते हैं। तो रियल और डिफरेंट होंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा, रियल और सेम होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है, और आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट होते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको पता हैं। चलिए अगर इतना पता है तो फाइनली अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जिसके लिए ये पूरा बेस, ये पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया गया। ये बातें बहुत ध्यान से सुनना, इसी बात के लिए हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। बात क्या है सर? सर जब रियल एंड डिफरेंट हैं, जब रियल एंड डिफरेंट हैं तो आपको याद है अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? एक्स एक्सिस पर, जहां पर वो कर्व उसे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, अगर मुझे 2 अलग अलग रूट्स चाहिए और a ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बात तो कि सर जब a ग्रेटर देन 0 है मतलब पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा।
दूसरी बात, अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो मुझे दो रूट्स चाहिए, दो अलग अलग डिफरेंट रूट्स चाहिए, तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? दो जगह। तो जब ये सिनेरियो बने, कौन सा सिनेरियो बने क्लास, कि a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट b ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये बातें आपको कुछ कारण से सिखाई और सुनाई और समझाई जा रही हैं। इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही बस इन जनरल इग्नोर मत करिएगा कि हाँ कोई सा भी रैंडम सा टॉपिक है, इतनी बारीकी में जाने की क्या ही ज़रूरत है। सर इतना कुछ क्यों बता रहे हो, सिंपल सी क्वाड्रेटिक होती है, डिस्क्रिमिनेंट होती है, अब ये आप क्यों नहीं ऐड कर रहे हो कि ए पे भी कुछ कुछ डिपेंड करता है। इन बातों में बहुत सारी गहराइयाँ छुपी हैं, अब बने रहिए और इन्हें समझते रहिए। तो अगर मैं अगली बात पे आऊँ तो अगली बात बड़ी सिंपल सी है सर, कि अगर इसका कर्व कुछ ऐसा होता, अगेन जैसे ही मैं पढ़ता हूं कि a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, लेकिन सर रियल और सेम है। रियल और सेम मतलब एक ही रूट है, और अगर एक ही रूट है तो पैराबोला एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो जगह इंटरसेक्ट करता तो दो रूट्स आ जाते। कौन कौन से दो रूट्स आ जाते सर? वो दो रूट होते अल्फा एंड बीटा। इस बार ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। क्यों एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि एक ही रूट है, वो एक ही तो रूट है, दो है पर वो सेम है, मतलब एक ही रूट है। तो पैराबोला बनेगा लेकिन बस एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू डिडंट, एक बार और समझ लो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बनेगा क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, बट a ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब रूट दो नहीं है, रूट्स एक ही है, और एक रूट होने की वजह से ये रूट बस यहां से टच होकर निकल जाएगा। तो अभी भी पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच किया, बट जहां पे टच किया वही हमारे अल्फा और बीटा दोनों होंगे, और वो क्या होंगे? सेम। पता है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे आप सॉल्व करते हो x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो वो है तो क्वाड्रेटिक, बट कैसी क्वाड्रेटिक? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर जैसी क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होता है, कौन? x-3 का होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 3। तो ये ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्या आप बातें सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? फाइनली अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूँ, मैं किस बात को कंक्लूड करूँ कि अगर इमेजिनरी और डिफरेंट है, पहली बात तो सोचो इमेजिनरी है, थोड़ी देर के लिए गैस करो और दिमाग लगाओ कि जब रियल थे तो क्या था, जब सेम थे तो क्या था। तो इमेजिनरी और डिफरेंट के केस में पैराबोला कहां से जाएगा? क्या पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? जरा सोच के ग्राफ प्लॉट करो, फिर वीडियो पॉज करना और फिर हम देखेंगे कि क्या आपने सही प्लॉट किया था या नहीं। जल्दी से देखो और सोचो और बताओ। आई होप आपने ग्राफ प्लॉट किया। क्या आपने सोचा कि फाइनली वो ग्राफ कैसे बनेगा? जरा सिंपल सी बात है भाई, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं मतलब रियल वर्ल्ड में तो हो ही नहीं सकते ना, रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। मतलब रूट अगर होते कब है सर? रूट तब एग्जिस्ट करते हैं जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, और क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया? नहीं, क्योंकि जब ही तो रूट्स इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट्स मतलब रूट्स नहीं है, रियल वर्ल्ड में तो रूट्स नहीं है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में है, मतलब वहाँ रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब रियल नंबर स्केल पे या रियल नंबर प्लॉट प्लेन पे तो दिख ही नहीं पाएंगे ना। यानी पैराबोला a ग्रेटर देन 0 होने के कारण अपवर्ड फेसिंग तो होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देता तो वो रियल रूट्स डिफरेंट या सेम हो जाते, तो इसलिए उसको एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करना होगा, तब जाकर ये रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करना तो अल्फा बीटा है ही नहीं, पर है सर कहां पे? इमेजिनरी वर्ल्ड में, हमने वहां इनको सोच रखा है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या इसी बेसिस पर आप ये 3 सिनेरियोज इमेजिन कर सकते हो? चलो जल्दी से करते हैं क्लास। आई होप आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं और चीजें समझ आ रही हैं। पहला कंक्लूजन यहां पर, द मोमेंट यू सी a लेस देन 0, a लेस देन 0, a नेगेटिव है, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा। जो ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बन रहे थे, इस बार कैसे बनेंगे? डाउनवर्ड फेसिंग। तो इस बार भी बनेंगे पैराबोला, लेकिन इस बार कैसे पैराबोला स्टूडेंट्स? इस बार डाउनवर्ड फेसिंग। तो पैराबोला बनेंगे तो सही, लेकिन तीनों पैराबोला कैसे होंगे? डाउनवर्ड फेसिंग। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस बार पैराबोला कैसे बनेंगे? आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं क्योंकि मुझे इस बार डाउनवर्ड फेसिंग बनाना है। तो ये हमारा पहला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारा तीसरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जरा इमेजिन करो, जब रियल और डिफरेंट थे तो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग बनाना है और दो रूट्स चाहिए डिस्टिंक्ट अलग अलग, तो सीधी सी बात है पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट्स पे। और अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो कुछ ऐसा सा पैराबोला बनेगा। मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब पैराबोला एग्जैक्ट पैराबोला जैसा नहीं बना रहा हूँ, बट आई होप मेरा रफ सा डायग्राम आपको समझ आ रहा है। आई होप ये समझ आया। क्यों समझ आया? क्योंकि सर रियल रूट्स हैं तो इंटरसेक्ट तो करेगा,
डिफरेंट हैं, मतलब दो हैं, तो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा और वही पॉइंट्स हमारे क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। आई होप आपको समझ आए, ये दो पॉइंट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा, बट ये कब, जब ए ग्रेटर देन जीरो था, ये कब, जब ए लेस देन जीरो है, तो नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, बट हाँ रूट्स तो होंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? सर दूसरा सिनेरियो जब डी जीरो है, अरे डी जीरो है मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे पर सेम होंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस को बस छू कर टच करके निकल जाएगा और वही पॉइंट अल्फा होगा और वही पॉइंट बीटा होगा, क्योंकि रूट्स क्या हैं सर, रूट्स हैं सेम। अच्छा एक और बात, फिर से वही सिनेरियो, ए लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन जब डी लेस देन जीरो है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब दिखेंगे ही नहीं, मतलब इस पे तो नहीं दिखेंगे, मतलब इस पे नहीं दिखेंगे, मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब अल्फा बीटा दिखेंगे नहीं, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में होंगे लेकिन इमेजिन्ड नंबर, इमेजिनरी नंबर। डिड यू गेट माय पॉइंट? मतलब रियल नंबर्स तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब रियल में कोई भी एक्स ऐसा नहीं होगा जो इस पैराबोला को जीरो बना दे। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? क्या आप इनका सिग्निफिकेंस समझ आ रहे हैं कि ये ग्राफ कैसे बने? और अगर ये ग्राफ कैसे बने अगर आपको समझ आया, तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी कहानी इसीलिए पढ़ाई गई, ये सारी कहानी आज की पहली स्लाइड के लिए पढ़ाई गई। अरे यही तो बात थी। कौन सी बात थी? जल्दी से बताओ। अगर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, मतलब किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है क्लास? अगर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो हम किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक होती है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ए क्या होगा सर, ग्रेटर देन जीरो। सर ये कौन सा सिनेरियो है? सर ये जो पहला सिनेरियो है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब रूट्स हैं ही नहीं, और रूट्स नहीं है मतलब रूट्स कैसे हैं भाई, जो रूट्स हैं कौन, अल्फा एंड बीटा, इस सिनेरियो में कैसे हैं, इमेजिनरी। बट हाँ इमेजिनरी जब भी होते हैं तो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब कौन सा सिनेरियो है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। क्या आपको ये सारी बातें अब याद आ रही हैं? ये कौन सा सिनेरियो है सर, यहाँ पे एक ही रूट है, अल्फा भी वही बीटा भी वही, मतलब रूट्स सेम और रियल हैं। क्या आपको ये बात याद आई? और सर रूट्स रियल एंड सेम कब होते हैं? यस सर हमें पता है, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही है। और क्या आप इसको बता सकते हो जल्दी से सिर्फ देख के कि ये कौन सा सिनेरियो है? ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बेसिक सा सिनेरियो, जब मुझे दो रूट्स दिखे, एक अल्फा और एक बीटा, जिसको वो x1 और x2 से डिनोट कर रहा है। तो सर रूट्स हैं, अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हैं, और अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हैं सर, अल्फा और बीटा दोनों ही रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं। आई होप आपको दिख रहा है, x1 एक अलग वैल्यू है, बीटा एक अलग वैल्यू है, यानी रूट्स डिस्टिंक्ट और डिफरेंट और रियल हैं। यानी कि ये कौन सा सिनेरियो है सर, ये वो सिनेरियो है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या आपको ये सारी बातें याद आई? इन सब के बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था मेरा हाईलाइट करवाने का, कि ये जो ग्राफ्स बनते हैं, ये जो कर्व्स बनते हैं, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये ओपन अपवर्ड जब बनता है तो ये कब बनता है, जब ए पॉजिटिव हो। और सिमिलरली क्या इसी बेसिस पर मैं एक और कंक्लूजन पढ़ सकता हूँ? क्या मैं एक और कंक्लूजन पे बात कर सकता हूँ? कौन सा कंक्लूजन स्टूडेंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन। ये कंक्लूजन क्या कहता है सर? ये कंक्लूजन कहता है कि सर जब हमारा सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हम जीरो के इक्वल रखना चाहें, कब, जब हमारा ए क्या हो, नेगेटिव, जब हमारा ए लेस देन जीरो हो। जब ए नेगेटिव होगा तो हमारा पैराबोला कैसा होगा भाई, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी को रीच करेगा। बताने की ज़रूरत है क्या कि सर अगर दो रूट्स मिल गए अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा क्या हैं भाई? सर अल्फ़ा और बीटा रियल हैं, है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे दिख रहे हैं मुझे दो जगह इंटरसेक्ट होते हुए, और रियल के साथ ये कैसे हैं, अलग अलग है सर, दो अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं। और रियल और डिफरेंट कब मिलते हैं? अब तो रट गया होगा तुम्हें, रियल और डिफरेंट सर जल्दी लिखो, रियल और डिफरेंट तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। आई होप अब तो ब्रेन में बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी है बातें, अब तो ब्रेन में बिल्कुल कंसोलिडेट हो गई होंगी कि सर अब नहीं भूलेंगे हम, है ना? जैसे ये बात, यहाँ पे मुझे रूट सेम दिख रहे हैं, सेम अल्फा है सेम बीटा है, मतलब रूट्स है तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट तो हो रहा है, मतलब सर रूट्स रियल तो है, लेकिन इस बार रूट्स अलग नहीं है, रूट्स कैसे हैं, सेम। और रूट्स रियल और सेम कब होते हैं जल्दी बताओ? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रूट्स ए नेगेटिव होने के केस में भी एग्जिस्ट तो करते हैं, बट ये वही सिनेरियो पर डिपेंड करते हैं। सर यहाँ पे तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ, निकल गया, मतलब अल्फा और बीटा थे ही नहीं, मतलब अल्फा और बीटा जो थे वो रियल वर्ल्ड में तो नहीं थे, तो हमने उनको इमेजिनरी वर्ल्ड में सोचा।
तो जब भी नंबर्स इमेजिनरी आते हैं वो पेयर वाइज डिफरेंट होते हैं, वो कॉन्जुगेट होते हैं। ये क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, बट फिलहाल के लिए ये सिनेरियो कब आता है सर, जैसे ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ, रूट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ, मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर्स पे तो प्लॉट नहीं की जा सकती। क्या यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ आई? आई होप ये सारे सिनेरियोज आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये सारे सिनेरियोज आप वर्कआउट कर पा रहे हो। और अगर इतना समझ आया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं पॉज नहीं लेता, आपको स्क्रीनशॉट लेने का वक्त नहीं देता, तो ये मैं डिलिबरेटली करता हूँ। मैं हर बार आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, मैं फोर्स करूँगा तुम्हें कि तुम खुद से नोट्स बनाओ। हमने इस बारे में बात की है, क्या तुम्हें याद है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तुम खुद के नोट्स बनाओगे, जब तुम खुद से चीज़ें नोट डाउन करोगे, तो तुम 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो। तुम मुझे सुन रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, और तुम्हारा हाथ चीज़ों को लिख रहा है। मतलब तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी तुम्हारा अपनी अटेंशन को लूज़ करना बहुत मुश्किल है। सो पॉइंट इज़, फोकस्ड रहोगे जब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। और जब ये नोट्स बनाओगे ना, तो जब कल को तुम नोट्स पलटोगे तो वो तुम्हारे अपने नोट्स होंगे, तुम्हें पहचानने में, रिकग्नाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का कुछ क्रिएट किया हुआ है। पहली बात तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, कुछ अच्छा फील होगा कि तुमने खुद से कुछ क्रिएट किया। दूसरा, तुम्हें बहुत अच्छे से वो याद रहेगा। तीसरा उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्यों लिखा था, ये क्यों था और ये क्या है। तो नोट्स हमेशा खुद से बनाओ, हमेशा नोट्स खुद। स्क्रीनशॉट कितनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, आप बात समझो। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? मतलब नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट मतलब हर चीज़ आलस में मत करो, नोट्स बनाओ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। जब नोट्स बनाओगे तो उसके अपने अलग फ़ायदे होंगे, और मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। अगर स्क्रीनशॉट लेके ये मेहनत स्किप करोगे तो मेहनत किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला कंसेप्ट अब पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? आपने पढ़ा है, बस नाम अब नए अपडेट हो गए हैं, नाम थोड़े से हायर लेवल पर आ चुके हैं। क्या आपने मॉड पढ़ा है? मॉड को ही डिफाइन किया जा रहा है जनाब, मॉड को ही एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। ये सब बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब बातें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सब बातों से ना बहुत सारी बातें बनेंगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं अभी शुरुआत में, क्योंकि हम एक बेस, हम एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये सारी बातें जब पता होंगी ना, तो जब मैं कल को कुछ भी कहूँगी, देखो ये मॉड एक्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि सर ये ऐसा 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 था, तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ये बात आपको आज पढ़ाई गई है। तो दिस इज़ लाइक अल्फ़ाबेट। मतलब आपको जब बेसिक्स पढ़ा दिए जाएँ तो आप लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। तो आप बेसिक सीखिए, फाउंडेशन बनने दीजिए, बेस बनने दीजिए, और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। वो ये कह रहा है, पहले मैं पढ़ा ही देता हूँ, मतलब जो लिखा है वो बता देता हूँ। चलो बताने से पहले अब मन हो रहा है, तो जैसा हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि पहले एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो समझ अच्छा आएगा, फिर परिभाषा पढ़ के उसको वैलिडेट या वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है। मतलब तुम्हें ये सब बातें पता हैं, बस जल्दी से हम इसे रिकॉल करेंगे, या जल्दी से इसको मेमोराइज करेंगे, या जल्दी से इसको रिकलेक्ट करेंगे अपने ब्रेन में से जहाँ पे आपने चीज़ें सीखी होंगी। तुम याद करो, अगर एक वैल्यू है -3, तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि सर विदाउट साइन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब विदाउट साइन वो बचा हुआ नंबर क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो हम मॉड ऑफ -3 को लिखते हैं 3। मतलब इसमें से इसका सिग्नेचर हटा दो, प्लस माइनस जो भी हटा दो, बस वो नंबर बता दो, वो उसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3। अगर मैं चाहूँ कि आपसे पूछूं मॉड ऑफ 3, तो आप कहोगे क्या? 3। आपसे पूछूं मॉड ऑफ 0, तो आप क्या कहोगे? 0। अगर आपसे पूछूं मॉड ऑफ -0.1, तो आप क्या कहोगे? 0.1। ये इनकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब साइन हटा के अगर मैं देखूँ तो दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। याद है तुम्हें डीपीपी के सोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत बुरे घबरा गए होंगे तुम लोग उस वक्त, आई नो दैट। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराना मत। जैसे हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, याद आ रहा है कुछ कुछ? मतलब उस टाइम जब मैंने चीज़ें बताई थी तो वो इसलिए बता दी थी क्योंकि डीपीपी में वो क्वेश्चन आ रहा था। ये सब बातें हम आज पढ़ने वाले हैं, तो घबराओ मत, हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि सर नंबर जो भी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब सिग्नेचर हटा दो, प्लस माइनस जो भी हटा दो, बस वो बचा हुआ नंबर क्या है वो लिख दो। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? और अगर ये समझ आ रहा है तो मॉड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं मॉड को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? मैं मॉड को बड़ी इजी तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ सर कि मॉड कुछ नहीं होता, बड़ी आसान सी चीज़ होती है। सर मॉड क्या होगा? जैसे जब मैंने -3 लिया था तो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। जब मैंने -3 का मॉड लिया था तो इसको मान लेते हैं x। तो मैंने बाहर क्या लिखा? मैंने बाहर लिखा 3। तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, -(x)। क्या आपको क्लिक हुआ मैंने क्या बोला?
मैंने अगर बोला कि मैं ले रहा हूं मॉड ऑफ एक्स, तो वो हो गया माइनस एक्स। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये क्या लिख रहे हो, ये कुछ हर कुछ बोल रहे हो सर आप। सर अभी तो बोल रहे थे मॉड लेते हैं तो साइन नहीं आता है, आपने साइन लगा दिया, ये कुछ तो भी बातें कर रहे हो। नहीं, सब कुछ सही है, मैथमेटिकली हर चीज़ जस्टिफाइड है अगर आप ध्यान से देखें तो। ध्यान से इसलिए देखिए सर कि आपने सब कुछ ठीक किया है। आपने क्या ठीक किया है? आपने ये ठीक किया है कि सर ये मॉड के अंदर जो वैल्यू थी ना वो नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वैल्यू का साइन हटाने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा देते हैं। मतलब -3 हटाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस ऑफ -3 ले लिया। मतलब इस 3 को मैं लिख सकता हूँ ना, इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -3। और ये यही तो है जनाब, माइनस ऑफ -3, क्योंकि -3 पूरा क्या था, -3 पूरा ही तो x था। क्या आपको मेरी बात डाइजेस्ट हो पा रही है? यानी अगर ऐसा कुछ डाइजेस्ट आपको हो गया, मतलब मैंने अभी ये कहा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, पर ये कब होता है, आपने बस इसे ठीक से सुना नहीं। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब जब एक्स 0 से छोटा हो। मतलब जब जब एक्स नेगेटिव होगा तो आप मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख दोगे, -x। जैसे -3 तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ -3। मतलब मैथमेटिकली लिखा 3 ही है, पर एल्जेब्रिकली उसको मैं लिखूंगा -x। बात समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे अगर मैं पूछूं कि सर मॉड के अंदर है लेट्स से 5, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, 5। मतलब अगर ये मॉड के अंदर x है तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, बाहर x ही लिख दे रहा हूँ। तो सर एक परिभाषा तो ये भी होगी ना कि सर मॉड ऑफ x क्या हो गया, x। बेशक ये एक परिभाषा है, पर ये परिभाषा तब है सर जब x क्या हो, नॉन नेगेटिव। अरे सर जब आप 0 का मॉड लोगे तो क्या होगा, 0। जब आप 5 का मॉड लोगे तो क्या होगा, 5। जब आप 6.2 का मॉड लोगे तो क्या होगा, 6.2। तो हाँ, वो नंबर वही हो जाता है। मतलब मॉड ऑफ x का मॉड x ही होता है। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन जैसे ही x नेगेटिव होना शुरू हुआ, जैसे ही x 0 से छोटा होना शुरू हुआ, तो मॉड ऑफ x -x की फॉर्म में ओपन होगा। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? आई होप आप मेरी बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हो। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को, कंसेप्ट्स को जो मैं आपके ब्रेन में फीड करना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ ज़रा पढ़ो और समझो, और फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और आसान सी बात कह रहा हूँ और मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। मतलब मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। मतलब दुनिया में बड़े बड़े पैटर्न्स दिखे, रामानुजम को बहुत अलग अलग चीज़ें दिखी, तो रामानुजम ने क्या किया, उनको जनरलाइज किया, उनको सीक्वेंस में कन्वर्ट किया। और कैन यू बिलीव दिस, जो रिसर्च, जो थ्योरीज रामानुजम ने आज से इतने साल पहले दी थी, वो अब एस्ट्रोनॉमी में यूज़ हो रही है। मतलब उनकी रिसर्च अब काम आ रही है। मतलब कैन यू बिलीव दैट हाउ विजनरी ही वॉज। उन्होंने कितनी आगे तक की चीज़ें फोर्सी की थी, कितना आगे तक का चीज़ें इमेजिन किया था। कैन यू बिलीव दैट? एंड दिस इज़ रियली ट्रू। ये कोई फालतू का किसी इंटरनेट पे पढ़ा हुआ आर्टिकल नहीं है, दिस इज़ ऑल ट्रू। So my point is maths is all about simplifying patterns. Maths is all about simplifying processes. So maths आपके absolute value function को generalize कर देता है। मतलब ऐसे याद कैसे रखेंगे सर, -5 का मॉड 5 होता है, -3 का मॉड 3 होता है, फिर 2.1 का मॉड 2.1 होता है, तो 0 का मॉड 0 होता है। तो ऐसे बहुत सारी बातों को कैसे याद रखेंगे? सो बहुत सारी बातों को एक डेफिनेशन से याद रख लेंगे। तो मैथ ने जनरलाइज कर दिया। मैथ ने क्या बोला सर कि सर मॉड x होता है, मॉड x होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल का साइन क्या लगा दो, वहां भी एक ही बात है। सर मॉड x होता है जब तक x ग्रेटर देन 0 हो, पर मॉड x -x हो जाता है जैसे ही x लेस देन इक्वल टू 0 हो। क्या बात आपको समझ आई? आई होप अगर ये बात आपने समझी तो आपको ये बात समझ आई होगी, और यही बात तो उसने और अच्छे से लिख दी है। आई होप आपको ये डाइजेस्ट हो रहा है। वो क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर्स याद है ना, नंबर स्केल पे प्रेजेंट करवाने वाले सारे नंबर, रैशनल, इरैशनल, √3, √3, √3 √3 एक ही होता है, e, पाई, 7.1, 8.2, 7/2, 5, -3, 6, 8.2, -9.3, ये सारे नंबर्स, हर नंबर जो होता है ये सब रियल होते हैं, है ना। तो बोल रहा है कोई भी रियल नंबर, उसका अगर मॉड लेना है तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उसका साइन हटा दो, उसका प्लस और माइनस हटा दो, और बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो बच जाती है, दैट इज कॉल्ड द मॉड, द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो मैग्नीट्यूड ऑफ x इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड इट इज इन जनरल डिनोटेड बाय मॉड x। मैथ्स इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग थिंग्स। मतलब एक साइन बना दिया कि देखो फॉर ऑल के लिए क्या लिख दिया उन्होंने, बिलोंग के लिए लिख दिया ये, फॉर ऑल के लिए साइन होता है, तो ऐसे जनरलाइज साइन बना देते हैं। तो उसने बोला कि जब भी मुझे लिखना है कि मॉड x क्या होता है, तो मैं मॉड के लिए क्या साइन बना देता हूँ, ऐसे दो डंडे। सो दिस इज हाउ वी जनरलाइज थिंग्स। हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ अपनी एक लैंग्वेज है, इसके अपने कुछ साइंस हैं, इसके अपने कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं। जैसे आप ऐसे ही करते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, ओके, इसका मतलब क्या होता है, फाइन। सिमिलरली मैथ्स के अपने साइंस है। मतलब ये दो डंडों का मतलब है मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब इसके अंदर जो भी नंबर लिखा है आप उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लेंगे, आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, आप उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, प्लस और माइनस साइन हटा देंगे।
क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समझ आ रहा है, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समझ आया तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सोच के बताओ क्लास, क्या आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी? सर जब एक बार मॉड ले लिया तो मॉड का मॉड लेने का फ़ायदा क्या? मॉड का मॉड लेने का फ़ायदा क्या? क्या आप मेरी बात समझे? मतलब इट्स लाइक बात को समझो क्लास, मॉड लेने से नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाता है। हम इसे ऐसे ट्रीट करते हैं ना, मॉड ले लेना मतलब नंबर को पॉजिटिव बना देना। अब पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव लोगे तो वही बनेगा ना। मतलब सिनेरियो समझो, आप -3 के मॉड का मॉड ले लो तो वो क्या होगा? -3 का मॉड 3 और 3 का मॉड 3। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? या फिर आप क्या ले लो, +5 के मॉड का मॉड ले लो तो वो तो यही मॉड हो गया ना, इसी ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक और एक्स्ट्रा मॉड का कुछ काम ही नहीं है, वो वापस क्या बनेगा? 5। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ का बार बार मॉड लेना डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब ऐसे मत करो कि आप ले रहे हो नंबर x, फिर इसका पहले मॉड लिया, फिर एक बार और मॉड लिया, फिर एक बार और मॉड लिया, फिर एक बार और मॉड लिया। ऐसे करने से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। जो हो जाना है वो यही हो जाएगा, मतलब जो होना है वो यही हो जाएगा, और आप इसको सीधे मॉड x लिख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगी मॉड ऑफ x का मॉड का मॉड का मॉड, तो डज नॉट मेक एनी सेंस। वो सिंपल सा मॉड x है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अगर इतना समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं याद दिलाता हूं। इधर देखो, x और y के डिफरेंस का मॉड। लेट्स से, ध्यान से सुनो, लेट्स से हमारा नंबर स्केल है ना। नंबर स्केल पे यहाँ पे क्या है? -3 और यहाँ पे क्या है? 5। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो मैं समझा देता हूँ कि ये मान लो ये x है और ये क्या है? y। तो मैं पूछ रहा हूँ कि x और y की डिस्टेंस क्या है। मतलब इट्स लाइक आज जिंदगी में तुम यहाँ खड़े हो, 3 साल पहले यहाँ खड़े थे, 5 साल बाद यहाँ खड़े होंगे, तो ओवरऑल तुम्हारी जिंदगी के प्रेजेंट से 3 साल पहले और तुम्हारी जिंदगी के फ्यूचर के 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में ओवरऑल डिफरेंस कितना है? तो तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो निकाल सकते हैं। सर डिस्टेंस क्या होती है, डिफरेंस क्या होती है? सर आज अगर ये मेरा प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं आज 0 साल का हूँ, मतलब अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में 0 है, तो आज से 3 साल पहले तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 3। अरे हाँ है ना। और आज से 5 साल आगे तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 5। तो इफेक्टिवली मॉड का जो डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस का जब आप मॉड ले लेते हो तो वो आपको डिस्टेंस बताता है। क्या आपको लाइन समझ आ रही है? मतलब -3 से 5 के बीच की जब मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा था तो मैं क्या करूंगा? मैं ले लूंगा मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये कंसेप्ट बहुत ही नोवाइस, बहुत बिगिनर सा थॉट लग रहा होगा कि सर ये क्या बात हो रही है और ये सिखा क्यों रहे हो। यकीन करो, इसे एज अ कंसेप्ट जब हम यूज़ करेंगे ना, एज अ डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ सर ये बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट है। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और जब मैं तुम्हें रियलाइज़ करूंगा कि मॉड को एज अ डिस्टेंस यूज़ करो, मतलब जब डिफरेंस दे दिया जाए मॉड में तो उसे एज अ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो, आपके क्वेश्चन मैजिकली सॉल्व होंगे। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को ब्रेन में कंसोलिडेट करिए कि जब डिफरेंस का मॉड लिया जाए तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दी एब्सोल्यूट डिस्टेंस। आई होप मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 5 + 3 दैट्स 8। मतलब -3 और 5 के बीच में 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर इतना समझ आया तो हम वापस आते हैं काम की बात पे। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ या क्लियर हुआ? आई होप ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि आप डाइवर्स केस में सोच पाओ। मतलब मैं एक रैंडम सा केस ले लेता तो ये तो समझ आ ही जाता है ना आपको। जैसे 2 केस और ले लेते हैं क्लास। जैसे एक नंबर है, लेट्स से आप बोलोगे कि सर ये तो ऐसे ट्रू है, ऐसे हर बार ट्रू जरूरी थोड़ी है। जैसे -7 और -4 के बीच की डिस्टेंस क्या है? मतलब आप प्रेजेंट से 7 यूनिट पीछे गए और 4 यूनिट पीछे गए, तो इफेक्टिवली ये डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आप बोलोगे -7 - -4 का क्या ले लेंगे भाई? मॉड, क्योंकि -7 क्या है? x, -4 क्या है? y। तो डिस्टेंस क्या होती है? मॉड ऑफ x माइनस y। तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? -7 - -4, मतलब -7 + 4, यानी -7 + 4 इज -3 और -3 का मॉड +3, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस +3। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा तरीका बता क्यों रहे हो, तो सीधे सीधे दिख ही रहा है। तो हाँ, सीधे सीधे ही दिखता है वो, पर इसको ऐसे सोचा जा सकता है। एग्जाम में वो ऐसा कुछ देगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ। तो अभी मैं ये दिखा के ये बता रहा हूं, एग्जाम में ये दे के ये पूछेगा। क्या आप मेरी बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हो? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। एक और सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड एग्जांपल। पॉजिटिव ले लिए होते, मतलब पॉजिटिव मतलब एक स्टैंडर्ड सा बेसिक सा एग्जांपल। ये तो आप सबको पता है ना कि लेट्स से ये एक पॉइंट है 5 और ये एक पॉइंट है 11। स्टैंडर्ड सी बात। ये लेट्स से x है और ये लेट्स से y है।
तो 5 और 11 के बीच की डिस्टेंस क्या है? अब डज नॉट मैटर कि आप 11 से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या 5 से 11, आप तो मॉड ले रहे हो। तो मॉड का फायदा ही क्या होता है कि अगर 5 से 11 की डिस्टेंस पता करनी है तो मैं लिखूंगा मॉड x माइनस वाई। तो 5 तो 5 है, 11 11 है, 5 माइनस 11 6, नहीं -6, और -6 का मॉड 6। तो आपको मॉड का एडवांटेज समझ आ रहा है कि आपको नंबर्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। नंबर्स की टेंशन मतलब छोटे में से बड़ा रिड्यूस करना है, बड़े में से छोटा, मतलब अगर आपको नंबर पता ही नहीं है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, पर आपको डिफरेंस यानी डिस्टेंस चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो आप बोलोगे सर छोटा बड़ा तो नहीं पता पर दूरी चाहिए ना, तो एक काम करते हो दोनों का डिफरेंस ले लो, मतलब या तो छोटे में से बड़ा डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े में से छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए हमें? एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। तो जब छोटे में से बड़ा हो जाएगा तो होगी तो नेगेटिव वैल्यू, बट मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। या फिर बड़े में से छोटा हुआ तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का मॉड एनीवे पॉजिटिव होगा। मतलब मॉड हमें टेंशन फ्री कर देता है। मैंने क्या बोला? जब आपको साइन से मुक्ति चाहिए, आपको फाइनली चाहिए कि यार साइन नहीं चाहिए मुझे, आखिरी में जो आंसर चाहिए उसमें सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या लेके चलते हो शुरू से कि सर मॉड लगा दो। आपने मेरी बात सुनी और आपने इस बात को अगर थोड़ा सा अप्लाई किया तो आप लॉग पे आओ। आपको याद है हमने लॉग के बारे में बात की थी? आपको याद है हमने लॉग के बारे में बात की थी? सोच के देखो, जब आप लॉग के बारे में बात कर रहे थे तो आपने थोड़ा सा सोचा नहीं? जब आप लिखते हो log x इज इक्वल टू वाई और बेस अगर a है, तो आपसे कितनी बार मैंने कहा है कि सर ये जो x है, ये जो x है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स ये भी लिखते हैं ऐसे, वो लिख देते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x एज एट बेस इज इक्वल टू वाई। तो उन्होंने x को फ्री कर दिया, सर अब आप x कुछ भी रखो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x अब मॉड के अंदर है। बस एक ही कंडीशन वो लिख देगा उस बुक में कि x क्या नहीं होना चाहिए? 0। सर अब x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या कुछ भी हो, मॉड x क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव। बस x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 पे वो डिफाइंड ही नहीं है। x तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए था इस डेफिनेशन के लिए, पर जब आप इस डेफिनेशन पे आ रहे हो लॉग की, तो आपने यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो x को बस नॉन जीरो रखा, बाकी सब जगह सेटिस्फाइड। सो दिस इज हाउ यू कैन अलग अलग तरीके से, जो आप अलग अलग तरीकों से मैथ्स को डिफाइन कर सकते हो। और अगर इतना समझ आया है तो मॉड की डेफिनेशंस पे वापस आते हैं। क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ आया है कि उस डिस्टेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई अगर कहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है क्लास, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस बात को प्लीज़ समझना। इस बात को मैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। इस बात को प्लीज़ समझो, ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसे एक बेसिक से कंसेप्ट से, फिर हम उस लाइन पे आएंगे जो मैं समझाना है, सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। देखो इधर कोई कहे तुमसे कि सर जो मॉड ऑफ एक्स है, सर ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन 5 है। मैं क्या कह रहा हूँ? मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इमेजिन करो नंबर स्केल पे 5 और -5। मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ ये क्यों करना है। 5 से बड़ा कोई भी नंबर लो, लेट्स से 5.5। 5.5 का मॉड क्या होगा? 5। 5.5, तो 5.5 5 से बड़ा है, मतलब कहना है इसे 5 से बड़ी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अरे आप सोचो ना, आप जैसे ले लो लेट्स से 6, तो 6 का मॉड क्या होता है? 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हाँ सही है। एक काम करते हैं, -5 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं। -5 से छोटी कोई वैल्यू ली, लेट्स से -7। यहाँ पे रखा -7। -7 का मॉड क्या हुआ? -7 का मॉड हुआ 7, तो 7 होता है ग्रेटर देन 5। हाँ सही है। तो मैं एक और बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर -5 से छोटी कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी। क्या -5 से 5 के बीच की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है? देख लेते हैं। लेट्स से -2 रख के देखता हूँ। जैसे यहाँ पे -2 रखा तो -2 का मॉड 2 इज ग्रेटर देन 5। नो दैट्स फॉल्स, यानी इसे -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ -5 से 5 के बीच की वैल्यूज इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं कहना चाहूँ कि सर देखो, जब आप कहते हो कि मॉड जो x है वो 5 से बड़ा हो, तो आप ये कहते हो, इसका मतलब होता है कि इसका ये भी मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है कि इसका ये भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि सर आप ये कह रहे हो कि सर जो x है वो या तो 5 से बड़ा हो, यानी आप ये कह रहे हो कि सर जो x है वो या तो 5 से बड़ा हो, या फिर यानी और, या फिर जो x है वो 5 से छोटा हो। आपको बातें याद आ रही हैं? जब मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था कि और का मतलब यूनियन होता है, तो बार बार कहा था और मतलब यूनियन। मैंने एक और बात समझाई है कि सेट थ्योरी हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब सेट्स एज अ कंसेप्ट जो आपको एनसीईआरटी या इन सब सीबीएसई या अलग अलग बोर्ड्स में दिया जाता है, वो पूरा सेट थ्योरी जो वो अलग लेके जाता है आपकी कहानी को, वो सेट थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। सेट थ्योरी में मैंने आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं जो आईआईटी जेईई के लिए रेलेवेंट है। मतलब जो आईआईटी जेईई के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे लिए रेलेवेंट है, सेट थ्योरी के वो सारे कंसेप्ट जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं या जिनसे अलग अलग कंसेप्ट हमें पढ़ना या समझना आसान होगा, हमने वो कंसेप्ट सीखे हैं। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि सेट थ्योरी से हमारे वो काम की चीज़ हमने पढ़ी है बस जो हमारे काम की है।
हम पूरा सेट थ्योरी बोर्ड वाला नहीं पढ़ने वाले, ये बोर्ड्स की क्लासेस नहीं है क्लास, ये IIT JEE नीट सेगमेंट है। माय पॉइंट इज, अगर ऐसा मैं लिख पा रहा हूं तो क्या आप जनरलाइज कर सकते हो कि इसको मैं किसी और तरीके से कैसे लिख सकता हूं? मैं चाह रहा हूं आप यूज करें ओपन और क्लोज्ड इंटरवल्स का कंसेप्ट और यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट, और जल्दी से यहां से पॉज करके लिख के बताओ मुझे कि इसे कैसे लिखोगे। टेक योर टाइम एंड डू इट क्विकली। आई होप आपने क्रैक किया कि फाइनली इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखेंगे। क्या आपको सारे तरीके याद हैं? जल्दी से वैलिडेट करिएगा कि आपने वैसे ही लिखा था जैसे मैंने चाहा है और जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो जल्दी से देखो क्लास। आई वॉन्ट x 5 से बड़ा हो। x 5 से बड़ा हो मतलब क्या? 5 से इन्फिनिटी तक। 5 से बड़ा हो, लेकिन क्या 5 के इक्वल हो? नहीं, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब 5 पर ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी पर तो एनीवे हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। सर आई वॉन्टेड इसके अलावा और मीन्स व्हाट? यूनियन। यूनियन किसके साथ? कि सर x 5 से छोटा हो। x 5 से छोटा हो मतलब क्या? आई एम रियली सॉरी, मैंने एक बात गलत लिख दी। यहाँ पे -5 था, मतलब x जो छोटा होना चाहिए था वो -5 से छोटा होना चाहिए था। तो मैं लिखूंगा x -5 से छोटा हो, मतलब x -5 से छोटा हो कहाँ तक? ऑब्वियसली -5 से -इन्फिनिटी तक। -5 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं, क्योंकि -5 पर इक्वल का साइन नहीं है। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि हम जनरली छोटे से बड़ा फिर बड़े से और बड़ा इस ऑर्डर में लिखते हैं। तो जनरली दिस इज द कन्वेंशन वी फॉलो। मैं इस बात को इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक जनरलाइज अप्रोच, एक जनरलाइज रास्ता सिखाना चाह रहा हूं। जनरलाइज रास्ता बड़ा सिंपल सा है कि कभी भी कोई मुझसे कहे कि mod x जो है वो a से बड़ा है, mod x जो है वो a से बड़ा है। बाय द वे ये गिवन होना चाहिए कि a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर 3, 5, 0.2, 7, 8 ऐसा कुछ। तो अब हमेशा ऐसा कहेंगे कि सर mod x जब a से बड़ा है, जब mod x a से बड़ा है, जब mod x a से बड़ा है, तो सर जो x है, ये बाय द वे क्या है? ये सारे x हैं। तो सर जो x है वो x हमेशा या तो -a से छोटा होगा या फिर a से बड़ा होगा। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? जब भी कोई कहे कि mod x a से बड़ा है और a क्या है? कोई पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप बेशक ये कहेंगे कि ये जो mod x है, ये जो mod x है, ये आई एम रियली सॉरी, ये जो x है, ये जो x है, ये या तो a से बड़ा हो, या तो a से बड़ा हो, या फिर x जो है वो -a से छोटा हो। इसका मतलब सर जो x है वो -इन्फिनिटी से -a तक होना चाहिए, या फिर वो a से +इन्फिनिटी तक होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? x की। क्या आपको फाइनली ये बात समझ आ रही है? मतलब आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन एक्सप्लेनिंग समथिंग विद एग्जाम्पल, फिर हम उसको जनरलाइज करके लिखते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट दिस कि पहले नंबर्स को देखा गया, पैटर्न्स को देखा गया, फिर फॉर्मूले बने, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग थिंग्स। बट जनरलाइज करने से पहले आपको समझ आना चाहिए, मतलब डेफिनेशन से समझना इज बैड आइडिया। पहले एग्जाम्पल से समझो तो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब मैं वापस अपने पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। पॉइंट बड़ा सिंपल सा था। पॉइंट था हमारा ये, पॉइंट था कि जब सर mod x a से बड़ा होगा, जब mod x a से बड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा कि x a से बड़ा है या फिर x -a से छोटा है। जहां पे पहली कंडीशन तो क्या कि x को एक पॉजिटिव r होना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ आई, है ना। अगली चीज़, एक और बात समझो क्लास, एक और बात समझो बहुत ध्यान से। मैं इसको एक और चीज़ से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो mod x जो है, थोड़ी देर के लिए मान लो कोई कहे तुमसे कि सर जो mod x है वो ग्रेटर देन है -3 से। ज़रा सोच के बताओ, इस बात का कुछ मतलब है क्या? आराम से सोचो, क्या इस बात का कुछ मतलब है? आप फिर से सोचो। एक बात बताओ, mod x क्या होता है? mod ऑफ x मतलब क्या? x के अंदर कुछ भी वैल्यू पास करो, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू पास करो, mod उसको क्या कर देगा? mod उसको पॉजिटिव बना देगा। और जैसे ही mod उसे पॉजिटिव बना देगा, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विल बी पॉजिटिव। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं x की कुछ वैल्यू ट्राई करता हूँ, मैं x की कुछ वैल्यू ट्राई करता हूँ, मतलब x की वैल्यू 0 ट्राई कर लो, -2 ट्राई कर लो, -3 ट्राई कर लो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ट्राई करो, -7.2 ट्राई कर लो, या लेट्स से 5.2 ट्राई कर लो, या 8.9 ट्राई कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो, मतलब 11 ट्राई कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो। आप देखो ना, -7.2 का mod 7.2, -3 का mod 3, -2 का mod 2, 0 का mod 0, 5.2 का mod 5.2, 8.9 का mod 8.9 और 11 का mod 11। और ये जो सारे मैंने mod निकाले ये -3 से बड़े थे। अरे सर ये तो mod की डेफिनेशन है, दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ mod। व्हाट्स द डेफिनेशन? दैट mod गिव्स यू द पॉजिटिव वैल्यू। तो वो यही तो कह रहा है
कि सर ये जो मॉड एक्स है वो -3 से बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा होगा, क्योंकि सर मॉड एक्स हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इवन x की वैल्यू 0 रखने पर भी 0 का मॉड 0 होगा और वो -3 से बड़ा होगा। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर कोई अगर हमसे ये कहे कि मॉड x जो है वो -a से बड़ा है, मॉड x जो है वो -a से बड़ा है, यानी a यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा -3 -5 जैसा कुछ। तो डेफिनेटली मॉड किसी भी नंबर का नेगेटिव किसी वैल्यू से तो बड़ा ही होता है ना। मतलब यहाँ पे इस केस में बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। आप कोई सा भी वैल्यू ले लो x का, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड होगी। क्या आपके ब्रेन में ये बात समझ आ रही है? आई होप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं आप, सभी को क्लियर हो रहा है। मैं इसी बात को यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने थोड़े अलग तरीके से लिखा है, मतलब उसने तो लिखा भी नहीं है, मैं बस कह देता हूँ फिर से कि जब जब ऐसा लिखा हो कि मॉड x जो है वो किसी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, तो ये तो ट्रू होगा सर, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x विच आर रियल नंबर्स। मतलब ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है ना। तो आप x की कुछ भी वैल्यू लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, आप ऐसा हमेशा कर सकते हैं। अगर ये समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। ज़रा सोच के देखो, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछना, है ना। ध्यान से देखो, जैसे अगर लिखा है मॉड x और मैं इसको चाह रहा हूँ 3 से छोटा, मैं चाहता हूँ कि सर मेरा जो मॉड है वो 3 से छोटा हो, तो वापस एक बात लगाओ दिमाग, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो लगा लो -3 और एक लगा लो 3। इधर कहीं ना कहीं होगा -∞ और इधर कहीं ना कहीं होगा +∞। ज़रा सोच के बताओ, -3 से छोटा कोई नंबर लिया, लेट्स से -4, -4 का मॉड 4, क्या 4 3 से छोटा है? नहीं, मतलब ये सेक्शन नहीं लेना है। 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से 5 का मॉड 5, क्या 5 3 से छोटा है? नहीं, तो ये सेक्शन भी गलत है। मतलब आपको -3 से 3 के बीच डील करना है। कैसे, समझो बात को। टेक एनी नंबर, लेट्स से -2 का मॉड 2 लेस देन 3, ट्रू। एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से +1 का मॉड 1 लेस देन 3, यस ट्रू। 0 ले लेते हैं, 0 का मॉड 0 इज लेस देन 3, ट्रू। यानी जब कोई कहे मॉड x 3 से छोटा है, जब कोई कहे मॉड x 3 से छोटा है, तो मैं कहूँगा कि सर x जो है वो -3 से 3 के बीच होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, x जो है वो -3 से 3 के बीच होना चाहिए। और क्या मैं -3 और 3 को इंक्लूड कर सकता हूँ? क्या मैं -3 और 3 के ऊपर क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे -3 रखा तो -3 का मॉड क्या हो जाएगा? -3 का मॉड क्या हो जाएगा? 3। और क्या 3 से छोटा है? नो, दैट्स फॉल्स। मतलब आप -3 इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली, आर यू अलाउड टू यूज +3? आई होप +3 में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप +3 का मॉड लेंगे तो वो कितना होगा? 3। क्या 3 से छोटा है? नो, दैट्स अगेन फॉल्स। तो ये और ये दोनों ही बातें गलत हैं। यानी मैं -3 और 3 को इंक्लूड नहीं कर सकता। इंक्लूड कर सकता था अगर यहाँ पे कौन सा साइन होता? इक्वल साइन होने का मतलब है क्या होता? बात समझो। अगर कोई ऐसा सिनेरियो दे दे, इक्वल वाले सिनेरियो पे आने से पहले मैं एक और बात कह दूं, फिर हम बात करेंगे। सोच के देखो क्लास, कोई तुमसे कहे कि मॉड x जो है, मतलब मैं पहले इसी बात को थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ, मॉड x कोई कहे a से छोटा है, और a ऑब्वियसली क्या होना चाहिए क्लास? a जो है वो होना चाहिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे अभी हमने देखा मॉड x 3 से छोटा था, तो जो a था वो क्या था? 3। तो ऐसी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, नेगेटिव होगी तो क्या होगी मैं बताता हूँ, पर आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि सर जो x होगा वो होगा -a से a के बीच में। अरे अभी यही तो बात की हमने, आपने देखा सर जब बोल रहा था मॉड x 3 से छोटा है, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो -3 से 3 के बीच होना चाहिए। हमने फाइनली कंक्लूड किया। ये किसका कंक्लूजन है? इसका। याद आ रही है बातें? तो फाइनली मैं कह सकता हूँ क्या, कि जब कोई कहे मॉड x a से छोटा है तो x जो होगा वो -a से a के बीच में होगा, बशर्ते a क्या होना चाहिए? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। सर अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? देख लेते हैं भाई। सर अगर नेगेटिव होता तो चीज़ें बदल जाती। देखो समझो बात को, चीज़ों को एग्जाम्पल से समझो, अलग अलग सिनेरियोज एक्सप्लोर करो, आपको मैथ्स में बहुत चीज़ें पता चलेंगी। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। मतलब अगर आपका इंक्लिनेशन फॉर्चुनेटली डेवलप हुआ ना मैथ्स में, तो आप बहुत सारी चीज़ें पता करोगे और आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा इसलिए सोचा गया, ऐसा इसलिए बनाया गया, ये इसलिए क्या होगा, अच्छा ये यूँ हो रहा है। आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मान लो कोई कहे, मतलब मैं इस a को एक नेगेटिव रियल नंबर ले लूँ, तुमने फिर मैथ्स में गड़बड़ कर दी। सोच के बोलो, क्या कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी रियल नंबर, मैं आपको पूरी लिबर्टी दे रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर जिसका मॉड -5 से छोटा हो?
मतलब कोई समझदारी से पढ़ेगा तो हंसेगा ना पर कि सर कैसी बातें कर रहे हो आप। क्यों कैसी बातें कर रहे हो सर? क्योंकि मॉड खुद एक पॉजिटिव होता है और किसी भी नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है। मतलब पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं ना, नंबर स्केल पे नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आते हैं राइट हैंड साइड। तो सर कोई पॉजिटिव नेगेटिव से कैसे छोटा हो सकता है? मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए तो मैं लिख रहा था, मैं क्या लिख रहा था कि ये जो a है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। डिड यू गेट माई पॉइंट? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। मैंने आपको 4 केसेस समझाए और चारों के 2 और केसेस समझाऊंगा, पर पहले वो 2 केसेस समझ लेते हैं, फिर सारे के सारे 6 केसेस अच्छे से समझेंगे। ध्यान से सुनो। मान लो कोई कह रहा होता आपसे कुछ ऐसा, कैसा? कोई कहे कि सर जो मॉड x है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 9। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से, मुझे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक होगा -9 और एक होगा 9। 9 से इन्फिनिटी तक आप जा रहे होंगे और -9 से -इन्फिनिटी तक आप जा रहे होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ आई? अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, 9 से बड़ा है। 9 से बड़ा है मतलब क्या? या तो 9 से बड़ी वैल्यू ले लो या -9 से छोटी वैल्यू ले लो, बट इस बार इक्वल टू साइन है, इस बार इक्वल टू साइन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जो x है, सर जो x है वो होगा -इन्फिनिटी से -9 तक या फिर 9 से इन्फिनिटी तक। आपको याद है ना ये वही केस है। कौन सा केस? जब हम लिखते थे मॉड x इज ग्रेटर देन a, बट इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो मैं 9 को इंक्लूड कर सकता हूं। मतलब मैं कहूंगा सर कि -9 से लेके इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू या +9 से लेके इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू, यानी -9 और +9 लेना अलाउड है। आप सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे -9 रखोगे तो -9 का मॉड 9, इज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9? यस, इक्वल टू 9। या फिर अगर मैं 9 इंक्लूड कर लूं तो मैं 9 का मॉड ले लूं तो 9 का मॉड 9, क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9? यस, 9 इक्वल टू 9। तो एक तो बात ट्रू हो रही है ना, यानी -9 और 9 इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई कहे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो आप सीधे सीधे, अच्छा बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये a क्या होगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव के लिए तो हमेशा ही ट्रू होगा, याद आई ये बात। तो मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो मैं कहूंगा कि सर x बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से -a तक इंक्लूसिव ऑफ -a, यूनियन a से इन्फिनिटी तक इंक्लूसिव ऑफ a एंड एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। सिमिलरली क्या मैं फाइनली एक और बात जनरलाइज कर सकता हूं? कोई मुझसे अगर कहता कि सर मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल टू है लेट्स से 7, क्या मॉड x 7 से छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। याद है आपको ये सिनेरियो? हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे -7, ये लिखेंगे +7, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी और ये हो जाएगा +इन्फिनिटी। आई होप डाइजेस्ट कर पा रही हो आप ये बात। तो मैं कहूँगा कि सर जो x है वो -7 से 7 के बीच होगा, लेकिन इस बार इक्वल साइन होने की वजह से मैं -7 और +7 को भी इंक्लूड कर लूँगा। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हुई? एंड इस बार मैं कहूँगा कि x बिलोंग करेगा -7 से +7 इंक्लूसिव ऑफ बोथ। क्या आपको इंटरवल्स का कंसेप्ट समझ आया? आई होप मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिख दे रहा हूँ, आपको ये बातें डाइजेस्ट भी हो रही हैं, आपको ये बातें कंसेप्ट समझ में भी आ रहे हैं, राइट? तो फाइनली अगर मैं सारे केसेस जनरलाइज करूँ, मैं हर चीज़ इमेजिन करवाऊँ तुम्हें, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं पहले एग्जाम्पल से बता देता हूँ और फाइनली मैं सारे केसेस इमेजिन करवा देता हूँ। विल ट्राई एंड एक्सप्लोर ऑल द 6 केसेस क्विकली और फिर हम उनके जनरलाइज वेज देखेंगे ना। सो आई थिंक इन कॉलम्स में हम सारे 6 केसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। मैंने लाइन्स अच्छी नहीं खींची तो मैं एक बार और खींचता हूँ, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो। दिस इज लेट्स से आवर फर्स्ट केस, दिस इज लेट्स से आवर सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस। तो हम सारे 6 केसेस एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला केस मान लो, क्या पहला केस ये होता है सर कि सर मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 3 होता। एक केस सर मॉड x जो है वो लेस देन 3 होता। एक केस कि सर मॉड x जो है वो ग्रेटर देन -3 होता। सर एक केस कि मॉड x जो है वो लेस देन -3 होता। सर एक केस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता और एक केस कि सर जो मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल टू हाँ सही है, लेस देन इक्वल टू 3 होता है ना। तो ये सारे केसेस हैं। क्या आप इनको फटाफट जनरलाइज कर सकते हो? क्या आप इनसे फटाफट वर्कआउट कर सकते हो कि क्या चीज़ें होंगी? जल्दी से देखो क्लास, हमने सीखा था वहीं से शुरू करें। सर मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? सर x की वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से कहाँ तक? -3 से
3 तक। आप -3 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, -3 और 3 इंक्लूड होंगे क्योंकि वहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल का साइन। मतलब मैं यहाँ पे सीधे सीधे जनरलाइज कर दूँ, क्या जनरलाइज कि सर जब जब मॉड x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू a, तो x को बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, x बिलोंग करेगा -a से a। मतलब अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो सीधे ऐसा लिखूंगा, तो ये क्लिक होना चाहिए। और ये क्यों क्लिक होगा, क्योंकि हमने बहुत लंबी कहानी पढ़ी है इसके पीछे, मॉड को बहुत डिटेल में समझाया, राइट। इसके अलावा अगर कोई कहे मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर कोई कहे मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मैं क्या कहूंगा सर कि 3 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा सर, 2 सिनेरियो में। पहला सिनेरियो कि x को क्या होना पड़ेगा सर, x को होना पड़ेगा या तो -∞ से -3 तक, या फिर 3 से इन्फिनिटी तक, और इक्वल लगा है तो मैं -3 और 3 को तो इंक्लूड करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली ये तो हमेशा एक्सक्लूडेड ही रहता है। तो यहाँ से फाइनली मैं जनरलाइज करके क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, अगर एक सिनेरियो ऐसा आता है कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये a था, यहाँ पे जो a था वो क्या था भाई, यहाँ पे जो a था वो एक पॉजिटिव रियल नंबर था, है ना। यहाँ पे जो ये a था, यहाँ पे जो ये a है, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो मैं लिखूंगा क्या, जल्दी से बताओ ये सिनेरियो को इमेजिन करके। सर x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -a, या फिर कहाँ से, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे a के आगे कौन सा साइन यूज करेंगे आप, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। मैं उसे ठीक से ही बना देता हूँ, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। -∞ से -a, या फिर हम बोलेंगे a से इन्फिनिटी। आई होप ये बातें अब आपको डाइजेस्ट हो रही हैं। मैं एक फाइनल चार्ट देना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी हो रही होंगी। इन दोनों पे हम बात करेंगे, या चलो बात कर ही लेते हैं। क्या इस बारे में कुछ ख्याल है आपका, क्या ख्याल है भाई? सर मॉड पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? मॉड किसी भी नंबर का नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है ना। तो एनीवे ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, तो ये कभी ट्रू नहीं होगा। मतलब इसमें अगर कोई पूछे x की क्या वैल्यू होगी, तो मैं कहूँगा नल, फाई, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। यानी अगर कोई भी कहे, अगर मैं जनरलाइज वे कहूँ कि सर मॉड x जो है वो छोटा है लेट्स से -a से, फॉर ऑल a विच आर पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसका एक नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव नंबर। तो अगर एक नेगेटिव नंबर से मॉड को कोई छोटा करवा रहा है तो मैं क्या कहूँगा, ये बिल्कुल फॉल्स होगा। यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा, देन ये जो x बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, किसी भी नंबर को नहीं। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका मॉड किसी नेगेटिव से छोटा हो। आई होप ये आपको बात डाइजेस्ट हो रही है, ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर यहाँ तक समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास, थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सर कैसी बातें कर रहे हो, ये एक मॉड है और मॉड तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है ना। और अगर मॉड अगर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है तो ये तो सबके लिए ट्रू होगा। मतलब जहाँ मॉड नेगेटिव से छोटा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता, तो जहाँ पे मॉड नेगेटिव से बड़ा हो सकता है सबके लिए बड़ा होगा। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। आप कुछ भी रखो x की जगह, उसका मॉड हमेशा -3 से बड़ा होगा। यानी मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ कि सर अगर कोई पूछे कि मॉड x इज ग्रेटर देन -a, जहाँ पे a क्या है भाई, जहाँ पे a है एक रियल पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर 3 उसका नेगेटिव, तो मैं कहूँगा इसका सोल्यूशन होगा कि सर जो x है वो बिलोंग करेगा दुनिया के सारे रियल नंबर्स को। आप कुछ भी रख दो वो ट्रू होगा। क्या आपको ये फाइनल चार्ट समझ आ रहा है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ? मैं कंक्लूजन, एक जनरलाइज्ड आइडिया देना चाह रहा हूँ कि देखो अलग अलग सिनेरियो में चीज़ें कैसी होंगी। जैसे कोई पूछता कि मॉड x लेस देन 3, क्या बात याद आई, मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, तो जल्दी से जनरलाइज कर दो। इस बार क्या होगा, x -3 से 3, बट इस बार -3 और 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट के बजाय हम क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो अगर कोई पूछे मॉड x इज लेस देन a, जहां पे a क्या है भाई, a है पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं कहूंगा उस केस में x किसे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -a से a के बीच के सारे नंबर्स, और -a और a को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ये सारे सिनेरियोज आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं, सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? और अगर इतना समझ आया तो फाइनल केस जो हमारा सबसे प्रिमिटिव फर्स्ट केस था, मॉड x इज ग्रेटर देन 3, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर इक्वल टू था तो 3 और -3 पर हमने क्लोज ब्रैकेट यूज किया। इस बार हम x के आगे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इस बार हम x के आगे यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। तो ये होगा -∞ से -3 यूनियन, ये होगा 3 से इन्फिनिटी। क्या आपको ये समझ आया हमने क्यों लिखा है ऐसा? या फिर अगर मैं इसको फाइनली जनरलाइज करना चाहूँ या फाइनली कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, अगर कोई भी मुझसे बोले कि सर मॉड x जो है वो a से बड़ा है,
कोई मुझसे बोले मॉड x जो है वो a से बड़ा है, कब? जब सर a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, जो a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं कहूँगा उस केस में देन इसका ये कंक्लूजन होगा कि जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा सर -∞ से -a तक के सारे नंबर, या फिर a से लेके +∞ तक के सारे नंबर्स। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ध्यान से समझो। हम बोल रहे हैं -∞ से -a या फिर a से ∞। और क्या -a और a को इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन नहीं है स्टूडेंट्स? इक्वल साइन। आई होप ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन की, ये सारी चीज़ें समझी, यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई रिपीट, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर क्या होगा? नोट डाउन करिए, है ना, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे आगे पीछे करके देखिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ से पहले थोड़ा स्पेस छोड़ा है। बट स्क्रीनशॉट लेना अवॉइड करिए, जहाँ लगेगा कि चलो ले लो तो मैं बता दूंगा, बट अदरवाइज इसे अवॉइड करिए, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं क्लास। आई थिंक मॉड को लेके हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, मॉड को लेके कुछ छूट तो नहीं रही है, जल्दी से इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मॉड को लेके आई थिंक कुछ नहीं छूट रहा है। ये वही प्रॉपर्टी है, कोई कहे मॉड x अगर a से छोटा है तो x जो होगा वो -a से a के बीच होगा। हमने यही बात की थी, याद आया ना? हम लिख रहे थे x जो है वो -a से a के बीच होगा, और ऑब्वियसली a जो है वो क्या होना चाहिए? रियल पॉजिटिव नंबर। हम ये बात कर चुके हैं, और अगर वो नेगेटिव होता तो डेफिनेटली उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्या आपको ये बात याद रहेगी? आई होप यहाँ तक सबको याद रहेगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो चीज़ें हमेशा जनरलाइज करिए, अपने दिमाग से याद रखिए, आप बना पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत टफ टास्क नहीं है ना? अगर इतना देखो हम कितना कुछ पढ़ रहे हैं। चलो मॉड फंक्शन पे कुछ और बातें करते हैं, मॉड फंक्शन पे कुछ और डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि मॉड के बारे में क्या क्या बातें हैं। तुम खुद सोचो क्लास, तुम ऐसे सोचो, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, और फिर मॉड लो, या दोनों के इंडिविजुअल मॉड लेके प्रोडक्ट ले लो, एक ही बात है। मैं ऐसा कह रहा हूँ क्लास कि आप पहले -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आप बोलो कि सर -3 को अलग से मल्टीप्लाई कर देते और -2 को, मतलब मैं साइंस थोड़े से जल्दी बना दे रहा हूँ, आई होप ये आपको साइंस में कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। ये अल्फ़ा और हर कुछ साइन नहीं है, ये इक्वल का साइन था और ये प्रोडक्ट का साइन है ना? तो अगर ये -3 का मॉड ले रहा हूँ और ये मैं 2 का मॉड ले रहा हूँ तो ये एक ही बात होगी। तुम खुद सोचो, प्रोडक्ट लेके मॉड ले ला यानी उसको पॉजिटिव बना देना, या पॉजिटिव बना के प्रोडक्ट ले लेना, तो एनीवे प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। दोनों से प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है ना, दोनों नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो, दोनों पॉजिटिव का ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का ले लो, प्रोडक्ट तो एक न्यूमेरिकली सेम होगा ना। तो आप फाइनली पहले साइन हटा के प्रोडक्ट ले लो या प्रोडक्ट लेने के बाद साइन हटाओ, प्रोडक्ट तो वो न्यूमेरिकली सेम होगा ना। तो इस बात का तो कोई औचित्य नहीं है, मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है कि सर मॉड ऑफ एक्स वाई या फिर मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, ये तो एनीवे ट्रू होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अरे सर ये भी तो सही बात है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाई 0 नहीं होगा। वाई 0 क्यों नहीं होगा? फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होते। सर वही बात, मतलब पहले या तो आप दो नंबर्स को डिवाइड कर दो और फिर मॉड लो, या फिर सर पहले आप दोनों के इंडिविजुअल मॉड ले लो। ये तो एक ही बात हुई ना, तो इसको समझाने की भी क्या जरूरत है? अगर डिवीजन होगा या तो क्वोशिएंट नेगेटिव आएगा तो मॉड लेके पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर पहले ही आप नंबर्स को पॉजिटिव बना दो फिर क्वोशिएंट ले आओ तो वो एनीवे पॉजिटिव आएगा। तो एनीवे ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है। पर ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है क्लास? ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? इन दोनों प्रॉपर्टीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? आई होप यहाँ तक सबको समझ आया। इसके बाद अब ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे। वो क्या कह रहा है? पहली एक बात, एक चीज़, हाँ इसमें थोड़ी सी आई थिंक गड़बड़ है, इस फॉर्मूले को हम ठीक करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक यहाँ पे ये मॉड शायद एक्स्ट्रा लग गया है और यहाँ पे ये मॉड भी एक्स्ट्रा लगा है, तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला नाउ लुक्स लाइक। आई होप अभी आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। मतलब मॉड देख के ऐसे घबरा तो नहीं हो, खंबे डंडे लगे हुए हैं, मतलब कहाँ से कौन सा मॉड शुरू हो रहा है, कहाँ पे कौन सा खत्म हो रहा है। कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना सर कि ये लेस देन के साइन पे भी मॉड लग सकता है क्या? आई होप यू आर रियलाइजिंग वो लेस देन के ऊपर नहीं है, एक्स प्लस वाई का एक मॉड है और वो मॉड एक्स और मॉड वाई है ना। लेस देन का साइन लेस देन की जगह है, मतलब लेस देन के साइन पे मॉड नहीं लगा है ना। ऐसा कुछ कंफ्यूजन तो आई थिंक किसी को नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ तक समझ आया तो हम ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। याद है तुम्हें मैंने डिस्टेंस की एक बात की थी, आपको याद आ रहा है डिस्टेंस की हमने बात की थी। तुम खुद सोचो क्लास, ये इक्वल तब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब नंबर्स लेके सोच लो, बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी क्या है समझो, पहली प्रॉपर्टी है कि सर मॉड ऑफ जो x प्लस वाई है, मॉड ऑफ जो x प्लस वाई है वो मॉड x प्लस मॉड वाई से हमेशा छोटा या इक्वल होगा। सोचो इक्वल कब होगा? जब दोनों कोई पॉजिटिव नंबर है।
सोचो इक्वल कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी मान लो ये 3 है ये 2 है, तो 3 + 2 कितना होता है 5, ये 3 और ये 2 तो ये कितना होता है 5, तो हाँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, जब 3 और ये -2 ले लिया, या -2 और 2 -3 और 2 ले लिया, जैसे -3 + 2 ले लिया, तो ये डिफरेंस तो छोटा हो जाएगा ना। इसका डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, -1, और -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे देखो -3 का मॉड और 2 का मॉड, तो 3 + 2 वो कितना हुआ 5। तो एनीवे यहाँ पे आप नंबर्स को पॉजिटिव बना के ऐड कर रहे हो, और यहाँ पे नंबर्स जैसे हैं वैसे के वैसे ऐड करके उनको पॉजिटिव बना रहे हो, उस डिफरेंस को, उस एडिशन को, या जो भी वो हो रहा है फाइनली। तो यहाँ पे नंबर्स घट भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कोई ये भी सोच रहा है कि दोनों नेगेटिव है तो अलग बात हो गई ना सर। अरे दोनों नेगेटिव तो भी लाइफ आसान है। देखो जल्दी से, मान लो ये -6 है -5 है, तो -6 - 5 कितना हुआ -11, और -11 का मॉड क्या हुआ 11, -6 का मॉड 11, -6 का मॉड 6, -5 का मॉड 5, और 6 + 5 कितना हुआ 11, तो वापस क्या हुआ वो इक्वल। मतलब सिंबॉलिकली वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो फाइनली वो भी क्या हुआ इक्वल। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि साइंस कुछ भी हो, अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है तो वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो वो हमेशा इससे छोटा होगा। मतलब आई होप मैंने एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी समझाया, बट आपको डाइजेस्ट हुआ। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि हाँ ये बात भी ट्रू है। सिमिलरली क्या ये बात भी ट्रू होगी, अरे बिल्कुल होगी। आप ऐसे ही नंबर से ट्राई कर सकते हो। आई थिंक ये प्रॉपर्टी मैं डिस्कस स्किप कर सकता हूँ, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। आप नंबर से इसको याद रख लीजिएगा, नंबर्स के ऐसे एग्जाम्पल से ट्राई कर लीजिएगा, आपके ब्रेन में ये याद रह जाएगी, ठीक है। मतलब इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने का मेरा मन नहीं है, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो बस इसे एज अ प्रॉपर्टी याद रखिए। दोनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। याद है डिस्टेंस प्रॉपर्टी, चलो मैं हिंट देता हूँ, तुम खुद प्रूव करना। डिस्टेंस प्रॉपर्टी हमने सीखा था ना, मॉड ऑफ x - y का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y, x और y के बीच की डिस्टेंस। तो x और y के बीच की डिस्टेंस को हम मॉड ऑफ x - y से डिनोट करते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है, ये हमेशा x और y के न्यूमेरिकल डिफरेंस से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। क्या आपको बात याद रहेगी? यहाँ पे एक इन्होंने गड़बड़ कर दी, इक्वल साइन लगाना भूल गए। आपको ये बात याद रहेगी? आई थिंक यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट आर वी गिवन नेक्स्ट? कुछ क्वेश्चंस, आई वांट यू ऑल टू गिव देम अ ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया। व्हाट आई वांट इज, ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, और फिर हम इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस पार्ट 4 में। चलिए, तो आई होप आपको चीज़ें पता है कि आप इस www.magnetbrains वेबसाइट पर, magnetbrains.com की वेबसाइट पर ये सारे मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारा IIT JEE का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जब आप मैथ सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली मैथ सेक्शन के सारे लेक्चर्स, टॉपिक वाइज DPPs एंड एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड इन फ्रंट ऑफ यू। सारे सब फोल्डर्स सब आपके सामने रखे होंगे। जो भी वीडियो आपको देखना है उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए, और फाइनली वो वीडियो आपके सामने ओपन होगा। द सेम अप्लाइज टू DPP। आपको कोई एक्सेस मांगने की जरूरत नहीं है, आप बस DPP के PDF पर क्लिक करेंगे और DPP ओपन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेबसाइट जहां से आप सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE मॉड्यूल, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, DPPs, PYQs, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे अवेल करिए, इसे यूटिलाइज करिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब्ड रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मटेरियल सब कुछ बन रहा है सिर्फ आपके लिए, तो अगर आपको लगता है कि किसी नीडी वन की हम इन वीडियोज़ के थ्रू हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उन तक पहुँचाइए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। आई होप वी कैन कॉल इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।